गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कल हम जीरो ऑटोमेशन से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। लगभग 8-10 क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट, कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है क्यों। यह क्वेश्चन शायद या तो कर दिया था या नहीं किया था, वापस से एक दफा देख लेते हैं। क्वेश्चन सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है क्यों। कई दफा मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, अपचायक और अनअपचायक में आप एक चीज याद रखिए, अपचायक जो शुगर होंगे ना, अपचायक शुगर में क्या होगा सदैव, जो एक मोनोसेकेराइड का कार्बोनिल समूह, एक मोनोसेकेराइड का एक सेकेराइड का कार्बोनिल समूह भाग लेगा बंध निर्माण की प्रक्रिया में। और अनअपचायक में क्या होगा, जो दोनों जो मोनोसेकेराइड इकाइयां होंगी उनके जो कार्बोनिल समूह होंगे, दोनों मोनोसेकेराइड्स के कार्बोनिल समूह बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यह देखो कि एक मोनोसेकेराइड का कार्बोनिल समूह या तो वो CHO हो सकता है या वह C डबल बॉन्ड वो केवल कीटोनिक समूह हो सकता है। ठीक है ना, अगर या तो कीटोनिक समूह होगा या एल्डिहाइड समूह होगा। इसी के आधार पर हमने देखा है कि अगर किसी शुगर के अंदर अगर कीटोनिक समूह है तो उसे कीटोन शुगर कहा जाता है, और अगर उसके अंदर एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोन शुगर कहा जाता है। अगर दोनों मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के कार्बोनिल समूह बंध निर्माण की प्रक्रिया में, कौन सा बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है ना, अगर बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो वह कहलाएगी अनअपचायक शर्करा, और अगर केवल एक ही भाग ले रहा है तो वह कहलाएगी अपचायक शर्करा। अब यहाँ पर क्या है, यह अनअपचायक शर्करा है। अब देखिए, सुक्रोज की जो एकलक इकाइयां होती है वह होती है, एक तो होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है कौन सी, फ्रक्टोज। ठीक है ना, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के कार्बोनिल समूह बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो यह कैसी शुगर होगी, यह होगी अनअपचायक शुगर या अनअपचायक शर्करा। ओके डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए व आरएनए में दो अंतर लिखिए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आसान कोई सवाल है नहीं। अगर ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे तो तुम्हारी 90% बढ़ जाएगी। अभी पहले तो एग्जाम होने दीजिए। डीएनए व आरएनए में अंतर, कोई भी दो अंतर लिख रहे हैं आप, हमने काफी अंतर बताए हैं आपको, आप कोई भी दो अंतर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। आपको सबको मालूम है, जब भी अंतर वाली बात आए ना, हमेशा क्वेश्चन को इस प्रकार से देते हैं। अंतर ऐसे नहीं कि एक ऊपर की लाइन में डीएनए लिख दिया, नीचे लाइन में आरएनए, नहीं, अंतर हमेशा डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए, ये गलती नहीं करनी कभी। देखिए, फर्स्ट अंतर, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाएगी, डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में होगी राइबोज शर्करा। अच्छा, एक चीज
यहाँ पर राइबोज है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है। डी का अर्थ होता है कम, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अर्थात डीएनए में जो राइबोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन का अणु कम होता है, इसलिए इसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। क्लियर। दूसरा फैक्टर देखिए, डीएनए के अंदर जो क्षार पाए जाते हैं ना, प्यूरिन प्रीमिडिन, तो डीएनए के अंदर पाए जाएंगे ए जी सी टी, ए का एडेनिन, जी का ग्वानिन, सी का साइटोसिन और टी का थाइमिन। जबकि आरएनए में होगा ए जी सी यू, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यह तो तीनों तो समान होंगे और यूरेसिल अलग होगा, ठीक है ना। यहां पर कौन सा है, थाइमिन, ठीक है। दो अंतर हो गए, एक अंतर और याद कर लीजिए आप एक्स्ट्रा, तीनों ही अंतर ऐसे हैं जो आसानी से याद रह जाएंगे आपको। तीसरा अंतर क्या है, जो डीएनए होता है ना, यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अर्थात आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, और यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका, प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, तो याद रह जाएगा डीएनए में आरएनए में अंतर। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। फर्स्ट। सेकंड, डीएनए के अंदर एजीसीटी क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एजीसीयू क्षार पाए जाते हैं। तीसरा अंतर, जो डीएनए होता है वह आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को वह पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि आरएनए जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ओके डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई के प्रति पूर्णतः एक्टिव रहिए, किसी को भी कुछ भी अता पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का कह रहा है, एक बार मुझसे अपने एक बच्चे ने पूछा था, बोले सर पासबुक कौन सी बेस्ट रहेगी, तो देखिए पासबुक तो कोई सी भी बेस्ट नहीं रहेगी। अगर आप पासबुक का बड़े अध्ययन करने लग गए ना तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत दिक्कत हो जाएगी। नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर, आप चाहे पासबुक का सहारा लें, चाहे आप कोई गाइड का सहारा लें, किसी भी चीज़ का सहारा लें, तो आप अध्ययन तो कीजिए नोट्सों में से या टीचर जो पढ़ा रहा है, आगे भी याद रखिए। और क्वेश्चन आंसर जितने ज़्यादा सोल्व कर सके आप उतने ज़्यादा सोल्व कीजिए, चाहे वह आपको किसी भी लेवल की बुक से करना पड़े, ठीक है ना। अगर उसको कोई आंसर नहीं मिलता है तो जाके ढूंढिए उसको अपनी अन्य किताबों में, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आप ढूंढिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बोर्ड का 2014 का क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिससे कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिससे कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन 2014, ठीक है ना। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं है ना, उन कार्बोहाइड्रेट से अंदर कार्बोनिल समूह होता है, यानी या तो CHO होगा या फिर कीटोनिक समूह होगा, या तो एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोनिक समूह होगा। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट से, या जैसे मान लीजिए प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट से एक लिखी होती है ग्लूकोज, ठीक है ना, कहीं भी चले जाओ अंत में ग्लूकोज पर आ जाता है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि उसके अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो आप क्या कीजिए, ग्लूकोज C6H12O6 इसके विक्रिया करवा दीजिए आप HCl के साथ में,
आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या प्राप्त हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन। CH डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड OH बॉन्ड CHOH का ऑल फोर बॉन्ड CH2OH। ठीक है, यह कहलाता है क्या, साइनोहाइड्रिन। अगर आपको साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है तो इसका मतलब आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर कौन सा समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्लियर, नेक्स्ट आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए बी सी डी को जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी तुलना कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। विटामिन ए बी सी डी की जल में तथा वसा में विलेयता के आधार पर तथा वसा में विलेयता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। यह तुलना कीजिए, वर्गीकरण पर उनकी तुलना कीजिए। ये राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। देखिए विटामिन का जो वर्गीकरण होता है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जल में मिले, जल में मिले होते हैं विटामिन बी और सी। केवल विटामिन बी और सी जो है ये जल में मिले होंगे। और वसा में मिले कौन कौन से होते हैं, वसा में मिले बाकी जितने भी विटामिन है वो सारे के सारे वसा में मिले। विटामिन ए बी सी किस में आएगा, जल में, डी ई और के, ये चारों विटामिन किसके अंदर मिले हैं, वसा में मिले हैं। यहाँ पर वह केवल पूछ रहा है विटामिन ए बी सी डी में से, तो ये दोनों तो हो गए किसमें, जल में, और ये ए और सी ये हो जाएंगे किसमें, वसा में। क्लियर, तो यानी ए और बी तो हो गए किसमें, वसा में मिले, बी और सी किसमें हो गए, जल में मिले। क्लियर क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, राजस्थान बोर्ड 2014 मालूम है ना आपको। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करवाने का मकसद ही यही है कि आपको अंदाजा हो सके कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, कब पूछा गया है, आरबीएससी में 2014 में, ठीक है ना। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई जिनका और जल अपघटन नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाएगी, मोनोसेकेराइड्स। क्लियर, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म इकाई सरलतम कार्बोहाइड्रेट से इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, हमने आपको परिभाषा लिखवा रखी है, वहां से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है 2014 में, और ये क्वेश्चन हम आपको पीछे करवा चुके हैं। सुक्रोज के जल अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं, सुक्रोज मालूम है ना, सुक्रोज की ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों क्या होते हैं, जब भी आप सुक्रोज का जल अपघटन करवाएंगे तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपको मिल जाएगी, जल अपघटन करवाने पर यह प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2015 का है, देखिए।
इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड्स है। पोली, अब पोली कौन सा है? स्टार्च। माल्टोज तो कैसा है? ओलिगोसेकेराइड। यह है भी फ्रक्टोज डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। क्लियर? और स्टार्च पॉलीसेकेराइड। इसकी एकलक इकाई ग्लूकोज है। याद रह जाएगा, एकलक इकाई कौन सी होगी? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड का है, 2015 का है। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। बताओ कौन सा होता है? पैंक्रियाटिक एनीमिया। पैंक्रियाटिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप कितनी बार पूछा हुआ है, इसी से मतलब कोई क्वेश्चन एग्जाम में कितना पूछा जाता है उसी से उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। डीएनए के दो प्रमुख कार्य लिखिए। डीएनए के दो प्रमुख कार्य लिखिए। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में 2004 में, 7 में, 8 में, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में 2004 में, 2014 में, 2015 में, ठीक है। तो यानी सीबीएसई की में भी काफी दफा पूछा हुआ है और आरबीएसई में भी ये काफी दफा पूछा हुआ है। कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर दो प्रमुख कार्य किसके? डीएनए। पहला आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आनुवंशिक जो गुण होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से कहां पहुंचाता है? दूसरी पीढ़ी में यह पहुंचाता है। और दूसरा आरएनए का निर्माण। ये दोनों कार्य किसके हैं? डीएनए के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है आपके? बस कुछ नहीं, क्लास के अंदर क्वेश्चंस को सुनिए, हम बोर्ड पर भी लिख रहे हैं और उनके आंसर भी समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, तभी हमें पता चलेगा। नहीं बताइए हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? आरबीएसई सीबीएसई दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई साल में पूछा हुआ है। 2004 में पूछा हुआ है, 2007 में पूछा हुआ है, 8 में है, 14 में है और 18 में, ठीक है ना। क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण? हमने आपको लिखवा भी रखा है क्वेश्चन में, हम पीछे भी समझा चुके हैं, कल भी हमने इसको बताया था। प्रोटीन को अम्ल, क्षार अथवा गर्म करने पर प्रोटीन विकृत हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। या दूसरे शब्दों में
प्रोटीन को गर्म करके अम्ल अथवा क्षार के साथ क्रिया करके नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, इससे आगे के जो है हम कल देखेंगे और ऐसे काफी क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने अध्ययन में कोई कोताही ना करें, बाकी सब देखते हैं।